नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं यानी मयंक द्विवेदी के साथ क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप सभी इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म पे आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, जहां आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, जहां मैं आप सभी को मिलता हूं 3 से 5 लगातार महीने के 300 दिन आप सभी को दोस्तों यहाँ पे ये क्लासेस उपलब्ध होती हैं। तो आप सभी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएं और बेहतरीन क्लास कोर्सेज यहाँ पे ज्वाइन करें दोस्तों। देश के जाने माने टॉप एजुकेटर आप सभी के साथ यहाँ जुड़े होते हैं बेहतरीन क्लास कोर्सेज के साथ में। 15,519 कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट है आप सभी के लिए दोस्तों। जुड़े दोस्तों। सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे 3 स्टेज हैं जहाँ आप सभी देखेंगे। हम पहले अगर स्टेप की बात करें तो आप प्लस कोर्स पे जुड़ सकते हैं, जहां आप सिंपल देखें 12 महीने की जो फीस होगी वो होगी 49,500 रुपए, जो 10% डिस्काउंट के लिए आप सभी मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। जहां फीस हो जाएगी आपकी 44,550 रुपए। वहीं आप देखेंगे 24 महीने की फीस 72,000 रुपए है, जो आपको 10% डिस्काउंट के साथ हो जाएगी 64,800 रुपए। 90,000 फीस है 36 महीने की, जो मात्र 2,250 रुपए की रेंटल मंथली पे आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं 81,000 पे दोस्तों। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप सभी इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। तो आप सभी जुड़े इस क्लास से। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म जो अनअकैडमी का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म माना जाता है, जहां पे दोस्तों आपको पर्सनल कोचिंग कोच प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली क्वेश्चंस, स्टडी प्लान और पर्सनलाइज फीडबैक आप सभी को दिया जाता है दोस्तों। इसकी फीस 12 महीने की है 69,500, जहां आप देखेंगे 62,550 रुपीज इसकी फीस रखी गई है दोस्तों। तो आप सभी यहाँ पे उपस्थित हो जाइए। आप सभी की क्लासेस हैं कंटिन्यू, जहां पे आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे फिरोज तुगलक के बारे में दोस्तों। मेरा प्रोमो कोड आप सभी को याद रहना चाहिए, मेरा प्रोमो कोड है मयंक1। तो आप सभी जुड़ जाइए, जहां ऑप्शनल की फीस मात्र 12 महीने की 27,500 रुपए है। 10% डिस्काउंट के साथ आप सभी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपकी फीस मात्र 24,750 हो जाती है दोस्तों। आप सभी यहाँ से जुड़े और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं डेली एवरीडे 8 पीएम पे आप ऑप्शनल की क्लास में। आज दोस्तों मैं आप सभी को चालुक्य वंश के बारे में पढ़ाऊंगा। चालुक्य वंश के बारे में बेहतरीन आप देखेंगे, यहाँ जुड़ेंगे तो आप सभी को अंदाजा लगेगा कि कितना सरल तरीके से हम भी इसे पढ़ सकते हैं। 24 महीने की फीस 40,000 है, जो घट करके आप सोचिए इसे 15 महीने 1,500 रुपये मंथली दे करके आप 36,000 रुपये महीने पे जुड़ सकते हैं। जहां आप दोस्तों 36 महीने की फीस आप देखें कितनी है, मात्र 50,000 रुपये है। लेकिन इसमें 10% के डिस्काउंट के साथ आप 1,250 रुपये फीस जमा करके जुड़ सकते हैं 45,000 रुपये दे करके 3 साल लगातार आप सभी मेरे प्रोमो कोड के साथ। तो दोस्तों मोस्ट वेलकम आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आजकल अनअकैडमी ने एक कॉम्बैट शुरू किया है, जो प्रतिद्वंदिता है प्रतियोगियों के बीच में। तो जहां आप देखेंगे अभी ये प्रतियोगिता पहली थी प्रतियोगिता 6 तारीख को, दूसरी हो गई 20 दिसंबर को। अब आने वाले अगले जनवरी 2021 में आप सभी को अब फिर से मिलेगा यहाँ पे बेहतरीन मौका, जहां आप देखेंगे इसमें 45 मिनट में 60 क्वेश्चन होते हैं। 13 प्रतिभागियों को मिलेगा इनाम। 6 सेक्शन से आते हैं प्रश्न, रिलेटिव होती है स्कोरिंग दोस्तों। यहाँ पे पहली प्राइज में मिलेगा आपको एप्पल मैकबुक, एप्पल आईपैड, एप्पल एयरपॉड। तो आपको मिलेगा 100 रैंकर्स को 1,000 रुपए का अमेजन वाउचर। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ओनली 6 मंथ बचे हैं अभी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को। तो सभी आप सभी देख सकते हैं जून में 27 तारीख को आप सभी का प्रीलिम्स एग्जाम होना तय है दोस्तों। तो आप सभी यहाँ पे चैंपियंस बैच में जुड़ सकते हैं, जहां आपको कंप्लीट जीएस सिलेबस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस 500 आवर, फ्री पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, स्ट्रक्चर को शेड्यूल, डाउट क्लियरिंग सेशन, इंडिया टॉप एजुकेटर दोस्तों। ये 15 दिसंबर से आप सभी का स्टार्ट किया कर दिया गया है दोस्तों। बहुत सारे बैच 2021 के लिए आप देखें, बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी मीडियम का बैच है और इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू है। तो साथ ही साथ आप देखेंगे 2022 के लिए भी 14 दिसंबर से बैचेस स्टार्ट हैं। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश के बैचेस स्टार्ट हैं। साथ ही साथ आप 2023 के लिए भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश बैचेज आप सभी के स्टार्ट हैं। तो बेहतरीन कोर्स के लिए आप सभी यहाँ पे जुड़ सकते हैं दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स के लिए दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है आपके साथ जो मैं जुड़ने जा रहा हूँ वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैं अगर आपसे बात करूँ तो इसका जो शासन टाइम पीरियड था वो है 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, 1351 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, एमबीटी जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई है ना, उसका
चचेरा भाई, जिसका नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक, इसे हम लोग शॉर्ट नेम में कहेंगे FST, फिरोज शाह तुगलक, राइट है ना। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, पर उसमें एक सफल शासक के गुण एवं साहस इन दोनों का अभाव था। दोस्तों अगर कहा जाए तो यह दिल्ली सल्तनत में इस सल्तनत इस समय का सर्वाधिक कमजोर शासक सिद्ध हुआ। अगर तुलना की जाए गयासुद्दीन तुगलक से और तुलना की जाए मोहम्मद बिन तुगलक से, तो उनकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो इसका शासन बहुत ही कमजोर रहा, क्योंकि यह शासक भी कमजोर था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो प्रदेश दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गए थे, उन्हें पुनर्जीवित करने का उसने कोई प्रयास नहीं किया। दोस्तों सबसे पहली बात आप देखेंगे, जैसे हम आपसे कहेंगे कि दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ का क्षेत्र, उत्तर का क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र था, जहां हमने देखा कि आप मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है, दिल्ली का संपूर्ण क्षेत्र, ठीक है, दिल्ली का संपूर्ण क्षेत्र, दक्षिण भारत का संपूर्ण क्षेत्र, यह दिल्ली सल्तनत से जुड़ गया था, दिल्ली सल्तनत से आपका जुड़ चुका था। लेकिन आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जब जो क्षेत्र स्वतंत्रता घोषित कर लेते हैं अपना, उन्हें FST या फिरोज शाह तुगलक उन्हें जीतने का या उन्हें नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं करता है। तो दोस्तों अगर कहा जाए इसके शासन के बारे में, अगर कुछ बातें कही जाएं तो हम कहेंगे कि यह इसके शासन में देखें, एक तो सबसे बड़ी बात हमने आपसे क्या बताई कि शासक के गुणों का अभाव, ठीक है। दूसरा अगर आपसे कहा जाए तो शासक के गुणों का अभाव रहा, ठीक है। अगर दूसरा कहा जाए तो साहस का अभाव, अगर जिस शासक में साहस न हो, ठीक है, वह शासक फिर बहुत अच्छा नेतृत्व नहीं दे सकता है दोस्तों। तो शासक के गुणों का अभाव था, अर्थात नेतृत्व का अभाव, और वहीं आप देखेंगे कि साहस का भी अभाव था इसके अंतर्गत। और आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार और प्रशासनिक नियंत्रण, यह दोनों ही कमजोर था, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग यहां देखेंगे कि यह अकुशल, अगर इसके कुछ विशेषताएं हम लोग देखते जाएं, जैसे अगर इसके शासक को हम शासन वंश को देखें किस तरीके से देख सकते हैं, तो पहले वर्ड में कहेंगे कि यह अकुशल, ठीक है, ढीला प्रशासन, कमजोर विदेश नीति, तथा दोषपूर्ण सैनिक व्यवस्था। दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आप सभी के सामने रखा। अब हम एक पर्सनालिटी का जब गेस कर लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक किस स्वभाव का व्यक्ति था, तो फिर हम उसके बारे में अच्छी तरीके से जान लेते हैं, और उसके स्वभाव, उसके व्यक्तित्व से ही हमें पता चलता है कि उसका शासन कैसा रहा होगा। तो दोस्तों इसी के कारण अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश का पतन जो है वो फिरोज शाह तुगलक के बाद से शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इसका अंत हो जाता है। प्रशासन के मामले में फिरोज शाह का दृष्टिकोण जो था वह सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने वाली थी। जैसे अगर कहा जाए कि किसी को प्रसन्न करने की नीति थी, ठीक है, और खास तौर से कहा जाए तो यह कट्टर मुस्लिम, है ना, कट्टर मुस्लिम मानसिकता का था। क्यों था ऐसा कट्टर मुस्लिम मानसिकता का? क्योंकि इसे खौफ था, इसे डर था इस बात का कि अगर मैं मुस्लिम इस्लाम संप्रदाय का, या मैं कहूं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का अगर सपोर्ट इसे नहीं मिला तो यह इसकी क्या हो जाएगी, इसके पतन का मुख्य कारण बन जाएगी। चलिए दोस्तों हम लोग एक बारी अपने टेक्स्ट को पढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपहसालार रजब का पुत्र था।
ठीक है। उसकी माँ बीबी नैला राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 20 मार्च 1951 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट किया गया। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1951 में किया गया। तो 2 बार इसका राज्याभिषेक किया गया दोस्तों, एक तो ठट्टा में किया गया था, दूसरा कहाँ किया गया, दिल्ली में किया गया। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्जे माफ कर दिए। ध्यान रखिएगा, सभी कर्जे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी बात है, सभी कर्जे माफ कर दिए। इससे क्या हो जाएगा, राजकोष पर दबाव पड़ रहा था। अर्थात अगर कहा जाए, इस लाइन से एक बात का पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक में दूरदर्शिता का अभाव था। मैंने आपको अभी कहा कि वह दूसरों को प्रसन्न करना चाहता था, उन लोगों को प्रसन्न करना चाहता था जो लोग उसके चटुकारिता में होते थे। तो ऐसी स्थिति में उसने अपने सल्तनत का ही नुकसान किया, जिसमें सोंधर कर भी शामिल था, जो मोहम्मद तुगलक के समय में किसानों को दिया जाता था। अर्थात जिस तरीके से आज किसान सब्सिडी की बात होती है, किसान अपनी कर माफी की बात करते हैं, उस समय भी ऐसा था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा रायचूर दोआब के क्षेत्र में जब कर वृद्धि की गई थी और वहां पे अकाल पड़ जाने के बाद अकाल संहिता का निर्माण किया गया था, कृषि के लिए दीवाने कोही विभाग का निर्माण किया गया था, तो एक प्रकार का कर भी निर्मित किया गया था जो सब्सिडी के रूप में दिया जाता था, जिसे सोंधर कर कहा जाता था। राइट, जिसे क्या कहा जाता था, सोंधर कर कहा जाता था। इस सोंधर कर को भी उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया दोस्तों। लेकिन यह एक तरीके से कहा जाए तो अपने आप में यह राजकोष पे बड़ा दबाव बनता जा रहा था। अब देखा जाए इसकी प्रारंभिक असफलताओं के बारे में, तो सुल्तान बनने के बाद फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत से अलग हुए अपने प्रदेशों को जीतने के अभियान के अंतर्गत बंगाल एवं सिंध पर आक्रमण किया था। बहुत सामान्य युद्ध इसने किया था, ठीक है, आक्रमण किया था। बंगाल को जीतने के लिए सुल्तान ने 1353 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय शमसुद्दीन इलियास शाह वहां का शासक था। कौन था, शमसुद्दीन इलियास शाह वहां का शासक था। उसने एक दला के किले में शरण ले ली। सुल्तान फिरोज अंततः किले पर अधिकार करने में असफल हो गया और 1355 ईस्वी में उसे वापस दिल्ली आ गया। तो अगर कहा जाए तो उसने बंगाल में असफलता हाथ लगी। राइट, बंगाल में उसे क्या प्राप्त हुआ, असफलता प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में आप समझें कि दिल्ली सल्तनत जिसका शासनकाल उत्तर से दक्षिण तक फैल चुका था, अभी उसकी स्थिति क्या हो गई थी कि वह बंगाल जैसे एक सूबे से पराजित हो चुका था। पुनः बंगाल पर अधिकार करने के प्रयास के अंतर्गत 1359 एडी में फिरोज शाह ने वहां के तत्कालीन शासक शमसुद्दीन के पुत्र सिकंदर शाह पर आक्रमण किया, किंतु असफल होकर के एक बार पुनः वह वापस आ गया। तो आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं से, है ना, सैनिक क्षमता, सैनिक दक्षता हम कह सकते हैं, नेतृत्व की अकुशलता, कूटनीतिज्ञता की कमी, इन सारे पहलुओं को अगर आप गौर करेंगे तो यह शासक की एक बड़ी, है ना, कमजोरी मानी जाती है। जबकि एक अच्छे शासक की विशेषता क्या हो जाती है, वह सैन्य प्रशासन को नियंत्रित करने वाला होना चाहिए, वह कुशल नेतृत्व देने वाला होना चाहिए, उसकी कूटनीतिक चालें इतनी बेहतर हों, उसकी योजनाएं इतनी बेहतर हों कि वह किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन को पराजित कर सकता हो। लेकिन दोस्तों देखिए कि कुछ आंशिक सफलताएं भी इसे प्राप्त हुई। जैसे 1360 ईस्वी में सुल्तान फिरोज ने जाज नगर उड़ीसा पर आक्रमण करके वहां के शासक भानुदेव तृतीय को परास्त कर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पुरी को ध्वस्त कर दिया। और 1361 ईस्वी में फिरोज ने नगरकोट पर आक्रमण किया। यहाँ के जामबाबनियों से लड़ती हुई सुल्तान की सेना लगभग 6 महीने तक रन के रेगिस्तानों में फंसी रही। कालांतर में जामबाबियों ने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लिया और वार्षिक कर देना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों अगर इसके बारे में कहा जाए तो ध्यान रखिएगा कि प्रशासन के मामले में फिरोज, जैसा मैंने आपसे कहा था कि सस्ती लोकप्रियता वाला शासक था,
सस्ती लोकप्रियता वाला शासक था दोस्तों ये। साथ साथ में अगर आपसे कहा जाए, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो ऋण लगाए थे तकावी ऋण, जिसे तकावी ऋण कहा जाता था, तकावी ऋण कहा जाता था, ठीक है, को इसने माफ कर दिया। माफ कर दिया था, ठीक है। दंड संहिता को संशोधित करके दंडों को अधिक मानवीय बनाया। कहा जाए तो दंड संहिता को संशोधित किया तथा उसे मानवीय बनाया। अर्थात जो कहा जाता है, सुल्तान का शासक निरंकुश होना चाहिए, ठीक है, निरंकुश होना चाहिए, इस्लाम धर्म में ऐसा कहा जाता था। तो यहां पे आप मानेंगे कि इसने क्या कर दिया, उसे मानवीय अर्थात सरल कर दिया, ठीक है। सुल्तान को भेंट देने की प्रथा एक बार पुनः शुरू कर दी गई, ठीक है। सुल्तान को भेंट देने की प्रथा, सुल्तान को भेंट देने की प्रथा अर्थात उपहार देने की प्रथा, भेंट देने की प्रथा को पुनः शुरू कर दिया गया। पुनः शुरू कर दिया गया दोस्तों। उसने कर प्रणाली को धार्मिक तथा मजहबी रूप प्रदान करना शुरू कर दिया था। इसकी क्या थी, मैंने आपसे कहा था सस्ती लोकप्रियता को अगर ध्यान में देखेंगे तो इसने क्या किया कि इसके शासनकाल में आप देखेंगे कि जो कर प्रणाली थी, कर प्रणाली के बारे में हम देखें तो इसे मजहबी रूप देना शुरू कर दिया इसने। अर्थात इस्लाम धर्म को प्रोटेक्ट करते हुए गैर इस्लामी लोगों पर कर की वृद्धि करना इसने शुरू कर दिया। अब देखिए, इसके साथ साथ देखेंगे इसके विजयों का क्या प्रभाव पड़ा। इन साधारण विजयों के अतिरिक्त फिरोज के नाम कोई बड़ी सफलता नहीं थी। उसने दक्षिण में स्वतंत्र हुए राज्य विजयनगर, बहमनी और मदुरा को पुनः जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में कोई भी सैनिक अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं किया। जो भी अभियान उसने किया वह मात्र साम्राज्य को बचाए रखने के लिए किया। तो मैंने आपको पहले ही प्रमाणित कर दिया कि इसके शासनकाल में कोई बड़े युद्ध नहीं लड़े गए। दक्षिण भारत जो पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत का अंग बन चुका था, वह जब पुनः एक बार स्वतंत्र हो जाता है, जैसे कि विजयनगर, बहमनी और मदुरा जैसे राज्य पुनः स्वतंत्र हो जाते हैं, तो उन राज्यों को पुनः इसने जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। अगर हम लोग देखते हैं इसकी कर प्रणाली में, तो कर प्रणाली में दोस्तों अगर देखा जाए तो इसने 23 करों को समाप्त कर दिया। तेईस करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 करों को अनुमति दी। कौन थे वो कर, ठीक है, देखेंगे खराज, ठीक है, जकात, जजिया और खुम्स। ठीक है, इन 4 करों को उन्होंने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, छूट दे दिया। अन्य सभी 23 करों को इसने समाप्त कर दिया। ये चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अपने मजहबी उत्साह या धर्मनिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए सबसे बड़ी बात है, इसने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया इसके द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब राज व्यवस्था हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि जैसे 4 प्रमुख कर थे, ठीक है, खराज, खुम्स, जजिया, जकात, ठीक है, जैसे कर लगाए गए। धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता था जो मालदार हों या जिनके पास अत्यधिक धन हो, उन लोगों को दिया जाता था। जो अपाहिज या असहाय हों और साधन विहीन हों को वसूल करने का आदेश प्रदान किया। दोस्तों जैसे कि आप देखें, खराज का क्या अर्थ होता है, खराज
खराज का अर्थ होता है लगान। जैसे मान के चलिए भूमि कर हो गया, ठीक है, या अनाज के रूप में जो कर दिया जाता था, ये दो व्यवस्थाएं। खुम्स देखें, खुम्स जब युद्ध में लूट का धन कहा जाता था, लूट का धन। अब इसका अर्थ क्या होता था, जब कहीं पे युद्ध लड़ा जाता था तो इनके साथ में जो सैनिक है ना, सैनिक और शासक जाते थे, सैनिकों के द्वारा जो धन की लूट की जाती थी उसमें 1/3 हिस्सा जो है वो मुख्यतः किसको दिया जाता था, शासक को दे दिया जाता था। ठीक है, अब आगे देखेंगे जो जजिया कर है, जजिया कर क्या है, यह गैर मुसलमानों पे लिया जाता था। ठीक है, और आपने देखा कि ब्राह्मणों से भी लिया जाने लगा, ब्राह्मणों पे टैक्स लगाने वाला, जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था ये। साथ ही साथ आप देखेंगे जकात, तो जकात मैंने आप सभी को बताया इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान, मतलब अपनी जितनी भी सैलरी है, जैसे आपकी 100 रुपये सैलरी है, ठीक है, तो इसका 2/1/2 अर्थात 2.5% का आपको क्या करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा। और ये जो दान होगा, ये जो जकात होता था ये मुसलमानों को देना पड़ता था, है ना, मुसलमान धर्म के, मुस्लिम धर्म के लोगों को देना पड़ता था। इसमें क्या होता था कि इस पैसे, जो ये पैसा इकट्ठा होता था, उससे अपाहिज, असहाय लोगों को या साधनहीन लोगों को ये पैसा दिया जाता था। उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया सिंचाई कर लगाया था, ध्यान रखिएगा, एक नया कर लगाया था, उसे कहा जाता था सब्र। ठीक है, सब्र। इसमें क्या होता था कि यह उपज का 1/10 भाग, जैसे आज भी आप देखते हैं कि सरकारी ट्यूबवेल्स वगैरह लगे होते हैं तो आपका 1% कर जो है उनको जाता है, तो एक सामान्य कर इसने यहाँ पर भी लगाया था। संभवतः फिरोज तुगलक के शासनकाल में लगान जो है, लगान आप देखें कि लगान का जो कर बताया गया है कि 1/5 से लेकर के, है ना, 1/3 तक दिया जाता था। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों के भी निर्माण कराए, जैसे यमुना नदी से हिसार नदी तक पहला नहर का मतलब देखा जाए नहर निर्माण कराया। आप यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं कि नहर का पहली बार निर्माण जीएसटी ने गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कराया गया। सर्वाधिक नहरों का निर्माण, है ना, सर्वाधिक नहरों का निर्माण एफएसटी के द्वारा करवाया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। अब इन्हें जो पहली नहर थी वो थी यमुना नदी से लेकर के हिसार तक, हिसार जो आपका हरियाणा में है, ठीक है। दूसरी सतलुज से घग्गर तक, तीसरी सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक, ठीक है। घग्गर से फिरोजाबाद तक, अगला घग्गर से फिरोजाबाद तक, और अगला देखेंगे फिरोजाबाद से यमुना से फिरोजाबाद तक। तो 5 प्रमुख नहरों का निर्माण भी इसने कराया था। इसे नगरों का संस्थापक शासक भी कहा जाता है। नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत सुल्तान ने लगभग 300 नगरों का निर्माण कराया, ठीक है। इसमें हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रमुख थे। इन नगरों में यमुना नदी के किनारे बसाया गया। फिरोजाबाद सुल्तान को सर्वाधिक प्रिय था। जौनपुर नगर की नींव फिरोज ने अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जौना मोहम्मद बिन तुगलक के याद में रखा था। उसके शासनकाल में खिजराबाद
एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लेकर दिल्ली स्थापित किया गया। तो ये कहा जाए कि स्थापत्य वास्तुकार था, ये वास्तुकार था। जिसकी कुछ प्रमुख नगर कौन कौन से थे, जैसे हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर। ध्यान रखिएगा, जौनपुर का निर्माण एमबीटी की याद में बना है, बार बार इसे आता है जौना खां। तो जौना खां जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम है, राइट है ना, निर्माण कराया। खासतौर से देखेंगे कि इसके शासनकाल में एक और बड़ी बात कि उसने खिजराबाद एवं मेरठ से, एक तो ध्यान रखिएगा खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के स्तंभ, पिलर्स, स्तंभों को लेकर दिल्ली पहुंचा। ठीक है, दिल्ली लेकर के आया। अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार दफ्तर, ध्यान रखिएगा रोजगार दफ्तर, रोजगार दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, ध्यान रखिएगा कितने बेहतरीन काम किए हैं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की। ध्यान रखिएगा खासतौर से मुस्लिम महिलाओं या मुस्लिम बच्चियों को दिए जाने वाला एक अधिकार था। ठीक है, फिरोज ने जो बेकार व्यक्तियों को कार्य दिलाया, ठीक है, रोजगार दफ्तर दिया, और मुसलमान अनाथ स्त्रियों विधवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की। ठीक है, दारुल सफा, सफा का मतलब होता है जीवन का अंतिम किनारा, जीवन का अंतिम भाग, नाम का एक राजकीय अस्पताल भी इसने बनवाया, है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे कहा जाता है आज का, दारुल सफा, दारुल सफा नाम का एक हॉस्पिटल, अस्पताल का भी निर्माण इसके द्वारा कराया गया, जहां पे मुफ्त इलाज होता था दोस्तों। ठीक है, फिरोज की नीति और परिणाम अगर देखा जाए तो फिरोज शाह के शासनकाल में दासों की संख्या, ठीक है, 1080 थी। इसके लिए इसने दीवान ए बंदगान, दीवाने बंदगान की स्थापना की, जिसमें 1 लाख सोचिए 80,000 दास थे। ठीक है, कुछ दास प्रांतों में भेजे गए तथा शेष को केंद्र में रखा गया। दासों को नकद वेतन तथा भूखंड दिए जाते थे। दासों को दस्तकारी का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने सैनिक पुनः जागीर के रूप में वेतन देना शुरू कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, जैसे सैन्य व्यवस्था में अगर हम लोग देखें तो सैन्य व्यवस्था में एक तो इसने क्या कर दिया, पुनः जागीर देना शुरू कर दिया, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय से बंद हो गया था। पुनः जागीर देना शुरू किया, नंबर 1। नंबर 2, सैन्य पदों को अनुवांशिक बना दिया, अर्थात ये हेरिडिटिक हो गए। ठीक है, अब और जैसे दाग प्रथा और हुलिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों इवन यहां तक कहा जाता है कि यह जो घोड़े या सैनिक होते थे जो अच्छे नहीं होते थे, मान लीजिए उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती थी, उन्हें सेना में भर्ती कराने के लिए खुद पैसे लेता था। इसे दिल्ली सल्तनत का भ्रष्ट शासक भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसने अपने शासनकाल में इजारेदारी को बढ़ावा दिया, इजारेदारी को इसने
बढ़ावा दिया था। ठीक है, उसने सैनिकों के पदों को वंशानुगत बना करके, योग्यताओं की जांच को कमजोर करके, एक तो सैन्य शक्ति को कमजोर किया और जगीरदारी को बढ़ा करके उसने क्या कर दिया, एक नई व्यवस्था को खड़ी कर दिया, जिससे शासक का महत्व धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिरोज तुगलक को कुछ इतिहासकार धर्मांध एवं असहिष्णु शासक मानते हैं। संभवतः दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामिक नियमों का कड़ाई से पालन किया। मैंने आपसे कहा था, इस्लाम धर्म के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए इसने खलीफा उलेमाओं के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए इसने कठोरता से अपने धर्म का पालन किया। न्याय व्यवस्था पर पुनः धर्मगुरुओं का प्रभाव हो गया और मुफ्ती कानूनों की व्याख्या करने लगे। मुसलमान अपराधियों को मृत्युदंड देना बंद कर दिया गया तथा फिरोज कट्टर सुन्नी मुसलमान हो गया। ठीक है, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, तो शिया मुसलमान या अन्य गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को कड़ी सजाएं दी जाने लगी, लेकिन जो सुन्नी मुसलमान होते थे उनकी सजाएं कम कर दी गई। उसने हिंदू जनता को जिम्मी कहा। जिम्मी, ये कौन थे? हिंदू जनता। किसने कहा? एफएसटी ने कहा। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हिंदू ब्राह्मणों पर भी इसने पहली बार जजिया कर लगाया। तो ब्राह्मणों पर भी, है ना, अगर कहा जाए तो जजिया अभी तक पहली बार, मतलब कभी भी ब्राह्मणों पे नहीं लगाया गया था। ठीक है ना, लेकिन पहली बार ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। डॉक्टर आरसी मजूमदार ने कहा कि फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का अग्रगामी माना जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था। एक महत्वपूर्ण घटना रही। दोस्तों, अगर संरक्षण एवं रचनाएं देखा जाए तो शिक्षा के प्रसार के लिए सुल्तान फिरोज ने अनेक मकबरे और मदरसों की स्थापनाएं करी, है ना, मकबरों और मदरसा की स्थापना कराई। उसने जियाउद्दीन बर्नी तथा समय सिराज जियाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। बर्नी ने फतवाए जहांगीरी, ठीक है, अगर बर्नी की हम लोग किताब देखें तो फतवाए जहांदारी तथा तारीखे फिरोजशाही की रचना की। ठीक है दोस्तों, फिरोज ने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोजशाही की रचना स्वयं की। फिरोज स्वयं एक अच्छा लेखक था जिसने अपनी रचना फुतुहाते फिरोजशाही लिखी, जबकि सीरत फिरोजशाही की रचना एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा की गई। फिरोज ने ज्वालामुखी मंदिरों के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ एजुद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद कराया। वलायते फिरोजशाही आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ था जो इसी के शासनकाल में लिखा गया था। उसने जल घड़ी का आविष्कार किया था। ध्यान रखिएगा, जल घड़ी का आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अपने भाई जोना खां की स्मृति में उसने एक नगर का स्थापित किया था जिसे जौनपुर कहा जाता था। इसके शासनकाल में अगर हम लोग देखते हैं कि सैन्य स्थिति में, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे भ्रष्ट शासक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का इसे, तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने प्रशासन में घूसखोरी, है ना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। राइट, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने घुड़सवार को अपने खजाने में 1 टका दिया था ताकि वह रिश्वत देकर अर्ज में अपने घोड़े को पास करवा सके। समझ रहे हैं? ये खुद ही घूस देता था और खुद ही घूस लेता था। फिरोज तुगलक सल्तनतकालीन पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा दिया था। पहला शासक।
जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा दिया। ख्वाजा हिसामुद्दीन के एक अनुभाग के अनुसार फिरोज तुगलक के शासनकाल में वार्षिक, ठीक है, 6,75,00,000 टका का संग्रहण किया जाता था। उसके समय में इजारेदारी को पुनः बढ़ाया गया, जैसे मैंने आपसे कहा इजारेदारी को बढ़ाया गया। सिक्कों का प्रचलन अगर देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी संख्या में तांबे और चांदी के सिक्के चलाए, जिसे संभवतः अद्धा और मिस्र कहा गया। फिरोज तुगलक ने संसबानी 6 जीतल के बराबर का एक नया सिक्का चलाया। उसने सिक्कों पर अपने नाम के साथ साथ अपने पुत्र और उत्तराधिकारी फतह खां का भी नाम अंकित कराया। फिरोज ने अपने को खलीफा का नाइब कहा। नाइब खलीफा, ठीक है, कहा। फिरोज तुगलक पर शासन कल्याणकारी निरंकुशता का पर आधारित था। इसका जो शासन था वो कल्याणकारी निरंकुशता, इसका क्या अर्थ है कल्याणकारी निरंकुशता? अर्थात आप देख रहे हैं कि ये पब्लिक वेलफेयर भी कर रहा है, लेकिन निरंकुशता के साथ यह मुस्लिम कट्टरता भी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां उपकारवादी नीति है इसकी, ठीक है। हिंसात्मक नीतियों पे बहुत फोकस नहीं था इसका, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो इसका मेन फोकस जो था वो मेन फोकस यह मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए था, न कि सार्वभौमिक समुदाय के विकास के लिए इसका योगदान था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने विजयों तथा युद्धों की तुलना में अपनी प्रजा को भौतिक उन्नति को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया था। दोस्तों इसका क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? मतलब आप समझे कि इसने साम्राज्य विस्तार नहीं बल्कि इसने सुख विस्तार की बात की थी। सुख विस्तार की बातें की हैं, अर्थात सुख सुविधाओं से संपन्न जितना बड़ा क्षेत्र है यदि हो जाता है तो यह शासक की एक बहुत विशेष उपलब्धि मानी जाएगी। शासकों के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन किया तथा इस्लाम धर्म को राज्य का शासन का आधार बनाया। मैंने आपसे कहा कई बार इस्लाम धर्म को राज की धर्म घोषित किया। अर्थात आप समझ सकते हैं कि अगर कोई शासक किसी धर्म को राजकीय घोषित करता है तो इसका सीधा अर्थ यह होता है कि अन्य धर्मों को वह पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। फिरोज तुगलक को कल्याणकारी कार्यों हेतु सल्तनत युग का अकबर कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इसकी एक उपाधि है, इसे सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? फिरोज तुगलक की सफलताओं का श्रेय उसके प्रधानमंत्री खाने जहां मकबूल को दिया जाता है, अर्थात जो इसके शासनकाल में नेतृत्व की क्षमता थी, जो इसके शासनकाल में शांति या युद्ध को टालने का जो दायित्व था वो खाने जहां मकबूल जी का था, न कि फिरोज शाह तुगलक इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दे पाता था। दोस्तों इसकी जो मृत्यु हुई तो यह 1398 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक से संबंधित यह जो पूरा अध्याय था मैंने आप सभी को बिल्कुल विस्तार से समझाने का पूरा प्रयास किया है, ठीक है। तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ और बातें जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं कि जैसे अब मान के चलिए आप सभी नोट कर लीजिएगा इसको कि इसको किसने, देखिए नोट कर लीजिएगा, हेनरी एलियट एंड एल्फिस्टन ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा। राइट, सल्तनत काल का अकबर कहा, ठीक है।
देखेंगे आरसी मजूमदार ने क्या कहा। आरसी मजूमदार ने इसके बारे में क्या कहा, फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध, फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध, महान धर्मांध और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज था। इस लाइन का क्या अर्थ है, अर्थात आप समझिए कि आगे चल करके जो सैयद वंश आता है उसमें सिकंदर लोदी भी काफी कट्टर रहा, और आप जानते हैं औरंगजेब अपनी कट्टरता के लिए जाना ही जाता है। लेकिन प्रारंभ स्थिति में पहला वह व्यक्ति कौन था जिसे कट्टरता के मामले में सर्वश्रेष्ठ माना गया, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कट्टरता के मामले में इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया। आप देखेंगे जैसे दोस्तों जिसे इसके बारे में अफीफ कहते हैं कि इसके गुलामों की संख्या 1,80,000 थी। ठीक है, अफीफ कहते हैं। तो अगर ये नाम आपको याद रहता है तो आप अच्छी तरीके से इसे क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर इसके उत्तराधिकारियों की बात की जाए तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपका इसके उत्तराधिकारी रहे वो कौन थे। तुगलक वंश के उत्तराधिकारी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 5 वर्षों के दौरान तीन शासक, अबू बक्र, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह। ठीक है, ये तीन गद्दी पे बैठे। इसके बाद एक शासक बैठता है जिसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। इनका टाइम पीरियड था नासिरुद्दीन महमूद का 1394 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक। एक महान शासक रहा, एक बड़ा शासक रहा। ठीक है, इसे इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। एक लंबे समय तक इसने ही शासन किया, अंतिम शासक माना जाता है। और इसी के समय में ध्यान रखिएगा मंगोलों का आक्रमण हुआ था। मंगोल का आक्रमण हुआ था 1398 में। 1398 में मंगोल का आक्रमण हुआ था। नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु से पूर्व लोग व्यंग्यपूर्वक कहा करते थे कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली के पालम तक फैली थी। मतलब आप समझिएगा कि जो तुगलक वंश है ना, आप समझिएगा एक बहुत बड़ी बात कही गई कि जो तुगलक वंश उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर से दक्षिण में संपूर्ण विस्तार था, उसका स्थिति ये थी कि वह दिल्ली में ही सिमट गई। मतलब दिल्ली में भी उसका विस्तार पूरा नहीं हो पाया, इतनी संकुचित हो गई वो। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश का साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत रहा और सबसे लंबे समय तक चला।
गयासुद्दीन तुगलक के समय दक्षिण के राज्यों को जीत करके पहली बार जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दक्षिण भारत में मिलाया था, और गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद जब दक्षिण भारत पे पूरी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन का विस्तार किया था, तो पहली बार दिल्ली सल्तनत का शासन क्षेत्र जो है वह उत्तर से दक्षिण पहुंचा था। तो तुगलक वंश के बारे में कुछ विशेष बातें ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा शासन वंश था कहां? दिल्ली सल्तनत का। विशाल क्षेत्रफल का शासन तंत्र था, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण शासक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नासिरुद्दीन महमूद ही था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तुगलक वंश का अंत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो है हमारा सैयद वंश। ठीक है, तो दोस्तों कल का जो क्लास होगी वो 8 बजे सुबह आप सभी की क्लास लगती है, तो आप सभी देखेंगे सैयद वंश के बारे में। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।